हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को इंतजार है कि ईटीपी का वीडियो कब से आएगा। तो चलिए ईटीपी का शुरुआत कर दिए। अब ईटीपी को लेके सबसे बड़ा संशय ये है ना कि पुराना सिलेबस से क्वेश्चन आएगा या नया सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों को रगड़ के पढ़ेंगे क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई भरोसा नहीं है। देखिए बीएसटी में चैप्टर 10 डिलीटेड था। चैप्टर 10 जो है फाइनेंशियल मार्केट डिलीटेड था, उससे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ दिया, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में डाल दिया। तो भाई कहीं से भी उठा के डाल दे, पागल है झारखंड। एक देखिए होता क्या, समस्या क्या है ये बता देते हैं। थोड़ा सा इनका समस्या समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे हम लोग भी जो है कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, डाउट में है कि पता नहीं कहाँ से पूछ दे। क्वेश्चन आप लोगों का जैक छापता है, देखिएगा आपके क्वेश्चन में जैक लिखा रहता है। और जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट और सिलेबस ये जारी करता है JCERT। सिलेबस जारी करने का ड्यूटी है JCERT को। मॉडल सेट सिलेबस क्या होगा, है ना, ये जारी करता है JCERT। मतलब पूरा आपका बुक सिलेबस सब जारी करता है JCERT। क्वेश्चन छापता है जैक, चेक करता है जैक, रिजल्ट देता है जैक। इसलिए रिजल्ट में भी आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही देखते होंगे। और इन दोनों में बनता नहीं है, ठीक है, गोतिया है दोनों। समझ में आ रहा, गोतिया समझते हो ना जी, ये गोतिया वाला दुश्मनी इन दोनों में बनता नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है। हम लोग मैनेजमेंट में एक वर्ड पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। और इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, किसी भी तरह का समन्वय नहीं है। उसका नतीजा झारखंड के सारे छात्र भुगत रहे हैं, झारखंड के सारे शिक्षक भुगत रहे हैं, झारखंड के सारे लोग भुगत रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दोनों में कम से कम समन्वय होना चाहिए था, आपस में बातचीत होनी चाहिए थी कि हमने क्या सिलेबस, अब ये सिलेबस बनाया तो जैक को भेजे कि हमने ये सिलेबस बनाया, आप इसे क्वेश्चन बनाओगे, और जैक उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाता, उसके अकॉर्डिंग पूछता। लेकिन हो क्या रहा है, JCERT जो है वो सिलेबस बना दिया, उसका ड्यूटी पूरा हो गया। और जैक जो है उसके सिलेबस को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये अपने सिस्टम में चल रहा है। ये टीचर को बोल दिया बना दो क्वेश्चन, अब टीचर तो अपने पुराने सिस्टम से बना दिए। तो इसीलिए इस बात का अनुमान हमको है, इस बात का लग रहा है अंदेशा कि शायद पुराने सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ दे। क्योंकि ये जो टीचर यहाँ पे हैं, ध्यान रखिएगा, जो टीचर जैक में हैं जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो झारखंड के अंदर +2 टीचर है जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, वो तो ओल्ड वाले सिलेबस को पढ़े हैं। अब इनको जो किसी भी टीचर को बोलेगा, हम ही को अगर बोलेगा कि एक सेट तैयार करके दीजिए ईटीपी का क्वेश्चन, तो श्योर है कि हम ओल्ड वाले से तैयार करेंगे। क्योंकि हमको बहुत सारे टीचर को तो पता भी नहीं कि नया सिलेबस है, क्योंकि टीचर तो जैक को फॉलो करते हैं। अब इस बात को लेकर कन्फ्यूजन, इसलिए ज़्यादातर चांसेस है, ये मान के चलो कि 60-40 है, 60% ओल्ड है और 40% चांस है शायद न्यू सिलेबस से पूछ दे। क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि अभी जो लेटेस्ट में टीचर गए हैं, नए नए टीचर गए हैं, वो एकदम बिल्कुल JCERT के सिलेबस से अपडेट रहते हैं। और JCERT के सिलेबस से अपडेट रहते हैं तो शायद वो नए सिलेबस से बना दे। तो ये 60-40 का चांस है। इसलिए आपको कोई डाउट में नहीं रहना है, आपको दोनों सिलेबस जम के पढ़ना है, आपको दोनों सिलेबस जम के पढ़ना है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। तो हम लोग दोनों सिलेबस को देखेंगे। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम लोग सेट लेकर आए हैं, इसमें ओल्ड और न्यू दोनों में ये चैप्टर डाला हुआ था। फर्स्ट चैप्टर ये ओल्ड सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में। यहाँ हालांकि PDF में न्यू सिलेबस लिखा हुआ है, न्यू, लेकिन न्यू के साथ ओल्ड में भी है। ये ओल्ड में भी चैप्टर 1 है। अगर आप लोग ओल्ड पढ़े होंगे तो देखिए ये चैप्टर आपको दिखा होगा, साहसिक अवसर, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, चैप्टर 1 दोनों में था। तो इससे क्वेश्चन श्योर रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिए। ओल्ड और न्यू दोनों में रहेगा, ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों में। हम ओल्ड और न्यू नहीं करके लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, जिसमें हमेशा आपको पहले न्यू दे देते हैं फिर ओल्ड दे देते हैं, दोनों का हम लोग मिक्सअप करके दे देते हैं। इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी 2 दिन आपके पास है, रगड़ के पढ़िए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब जैक का क्वेश्चन है, बोलता है नए व्यापार विचार उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट न्यू बिजनेस आइडियाज़। नया बिजनेस आइडिया जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मेथड का नाम है विचार विमर्श, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन। डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक नया आइडिया जनरेट नहीं होगा। प्रतिस्पर्धी की अनदेखी करना, ये कोई है ना, मतलब हम अपना कंपटीटर को ध्यान नहीं दे रहे तो उसे नया आइडिया आ जाएगा, नहीं आएगा। विपणन प्रयासों को कम करना, मार्केट में कम एफर्ट्स लगा रहे, घर में बैठे हुए मार्केट जाते ही नहीं है, तो आइडिया आएगा, नहीं आएगा। ये सबसे आइडिया थोड़ी आता है। कीमत बढ़ने से क्या आइडिया आएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो आइडिया आता है कि यार ये ऐसा हो सकता है क्या। और जब आइडिया जनरेट होगा तो फिर उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ बिजनेस प्लान, व्यापार योजना क्या है।
तो व्यापार योजना क्या है? एक उद्यमी किसी प्रकार से व्यवसाय चलाने की योजना बनाता है, इसका विस्तृत विवरण बोलता है अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एन एंटरप्रेन्योर्स प्लान टू रन अ बिजनेस। कोई एक एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को कैसे रन करेगा, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन कहलाता है बिजनेस प्लान। एक विपणन अभियान, एक मार्केटिंग कैंपेन बिजनेस प्लान नहीं हो सकता, मार्केटिंग प्लान हो सकता है। और लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, और फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा बिजनेस प्लान। एक ऐसा प्लान है जहाँ पे एक इंटरप्रेन्योर्स प्लान बनाता है कि कैसे उसे अपने बिजनेस को चलाना है, कैसे उसे अपने बिजनेस को चलाना है, ये एक इंटरप्रेन्योर्स प्लान बनाता है, उसे बिजनेस प्लान कहते हैं। एक उद्यमिता अवसर को के संभावित स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। एक नए एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल सोर्स क्या है, कहाँ से वो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा आता है? तो सरकारी नियम में बदलाव से, घटती मांग में, मांग घटेगा तो कोई अवसर नहीं आएगा, बढ़ते उत्पादन लागत बढ़ेगा तो कोई मौका मिलेगा नहीं, उत्पादन लागत में तो और आदमी छोड़ देता है। अरूज कर्मचारी अगर आपके यहाँ छोड़ने लगेगा तो कोई मौका नहीं, ये सब चीज़ में मौका नहीं, ये सब खराब स्थिति है। सरकार अगर अपना नियम बदल देती है तो एक मौका बन जाता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हो। अब जैसे सरकार नियम बदल दी कि अब डिजिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया, तो बताइए फ़ोनपे है, अगर फ़ोनपे जैसी कंपनियां, अमेजन जैसी कंपनियां, स्नैपडील जैसी कंपनियां, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, उसके बाद ओयो जैसी कंपनियां, ओला जैसी कंपनियां, उबर जैसी कंपनियां ग्रो कर ली, तो सरकार अगर नियम बदलेगी तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए अवसर आ जाता है, अपॉर्चुनिटी आ जाता है, अवसर उनका बढ़ता है। उद्यमिता अवसरों में नवाचार की क्या भूमिका है? कोई भी बोलता है व्हाट रोल डज इनोवेशन प्ले इन इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए इनोवेशन, जो नव निर्माण, इसको हम लोग बोलते हैं नवाचार का मतलब कुछ नया सोचना, नए नवाचार मतलब नए विचार, न्यू आइडिया, नए विचार। तो बताइए कि एक इंटरप्रेन्योर जो है अवसरों को ढूंढने में, अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में इनोवेशन का क्या रोल प्ले करता है? तो यह उत्पादों को अधिक महंगा बनाता है। इनोवेशन नहीं, इनोवेशन करेंगे तो हम हमेशा कुछ नया प्रोडक्ट आएगा, उससे महंगा नहीं होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा। यह बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए और अनोखे समाधान पैदा करता है। जी हाँ, बाजार की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए नए और अच्छे सोल्यूशन देता है। यह बाजार की मांग को घटाता है। बताइए, हम नया चार कर रहे हैं, कुछ नया विचार ला रहे हैं, तो उससे बाजार मांग बढ़ेगा ना? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यह व्यापार संचालन को जटिल बनाता है? नहीं, नया आइडिया जो है वो बिजनेस को हमेशा आसान बनाता है, कस्टमर्स को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिकता अध्ययन से आप क्या समझते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी मतलब आज के समय में व्यवहारिक जीवन में क्या चल रहा है। तो बोलता है विपणन रणनीति विकसित करना, वर्तमान समय में क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। एक व्यापार विचार की व्यवहारिकता का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस आइडिया। एक वित्तीय योजना बनाना तो नॉर्मल काम है। कर्मचारियों को नियुक्त करना, ये सब नॉर्मल काम है। सबसे मेन आज के समय में व्यवहारिकता मतलब आज जो व्यवहार में आ रहा है, जो हम लोग यूज में ला रहे हैं, वो क्या है? एक व्यापार विचार की व्यवहारिकता का निर्धारण करना कि अभी हम एक बिज़नेस आइडियाज़ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको यूज करना, उसको हम लोग उसका व्यवहारिकता को लागू करना, ये इसमें आता है। व्यापार अवसर का एक प्रमुख तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का की एलिमेंट क्या है? बताइए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, क्या सबसे मेन चीज़ है? तो बड़ा पूंजी निवेश। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बड़ा पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए। बिना संभावित लाभ के उच्च जोखिम, मतलब जहां आपको लाभ नहीं दिख रहा वहां भी जग पैसा लगा दीजिए, नहीं। महत्वपूर्ण बाजार मांग और जटिल व्यापार मंडल, ये भी नहीं होगा। महत्वपूर्ण बाजार मांग, सिग्निफिकेंट मार्केट डिमांड। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है जब मार्केट में एक अच्छा डिमांड क्रिएट होता है, तो एक बिजनेस के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है, अच्छे अवसर आता है। प्रथम चलने का लाभ शब्द का क्या तात्पर्य? व्हाट डज द टर्म फर्स्ट मूवर एडवांटेज रेफर्स टू? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि जो किसी फील्ड में, जो किसी बिजनेस में पहली बार जाता है उसको ज़्यादा एडवांटेज, या तो बर्बाद हो जाएगा पहली बार जाने से। जो नया नया बिजनेस होता है किसी भी सेक्टर में, वो या तो बर्बाद हो जाएगा या तो खूब प्रॉफिट कमाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे मोबाइल के सेक्टर में अगर हम देखें तो नोकिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, पहली बार आया तो हल्का मचा दिया, सब लोग नोकिया, मोबाइल मतलब नोकिया जानने लगा कि नोकिया है। उसी तरह भारत में अगर कार के क्षेत्र में देखें तो मारुति जानता है लोग, मारुति कंपनी पहले आई थी तो पूरा तहलका मचा दी।
टू व्हीलर के सेक्टर में देखें तो हीरो होंडा को सब जानता है, किसी के घर में देख लिए हीरो होंडा जानता है, बजाज नहीं जानता, पल्सर नहीं जानता, बूढ़ा आदमी भी हीरो होंडा बोल देगा। इसका मतलब है कि जो कंपनी पहले आएगी, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बनाएगी, उसको पहले फ़ायदा मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो देखिए, एक नए बाजार या उद्योग में प्रवेश करने का लाभ, जी हाँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि नए मार्केट में आप पहली बार अगर इंटर कर रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। देर से बाजार में प्रवेश करना फर्स्ट मूवर, ये देर मतलब लास्ट मूवर एडवांटेज है, जो लास्ट में आता है, तो इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, लास्ट में वही मिलेगा जो बचा रहेगा। प्रतिस्पर्धियों का अनुसरण करने की रणनीति ना, कंपटीटर को आप फॉलो कर रहे हैं तब बाद में ना रहे हैं, कंपटीटर पहले हैं। और बाजार में पहले प्रवेश करने का जोखिम, हालांकि ये भी हो सकता है बाजार में पहले प्रवेश करने का जोखिम, लेकिन लाभ यहाँ पूछ रहा है तो लाभ में जोखिम तो नहीं है, इसलिए ये वो नहीं होगा। एक उद्यमिता अवसर का मूल्यांकन करने का एक प्रमुख कारक क्या है? व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ इवेल्युएटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी? एक उद्यमिता अवसर को का मूल्यांकन करने के लिए, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है? कैसे आप एनालिसिस कर पाओगे कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, अवसर है मार्केट में? कैसे मूल्यांकन कर पाते हैं? तो उच्च संचालन लागत, ज़्यादा संचालन लागत से नहीं, उसका मूल्यांकन मजबूत बाजार मांग से। उसका मूल्यांकन किसे करते हैं हम लोग? अवसर मार्केट में है, इस बात का अनुमान तब लगाते हैं जब देखते हैं मार्केट में जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मतलब अच्छा डिमांड है, अच्छा सेल है, तो हम अगर अपना प्रोडक्ट बना के लाते हैं तो इस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे। तो देखना होगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड अगर है, मार्केट में किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे। और वहाँ पर एक उद्यमी क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को बना कर लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार में अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ गैप इन द मार्केट? मार्केट के गैप को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कौन करता है? तो बहुत अधिक प्रतिस्पर्धियों वाला क्षेत्र। मार्केट में गैप ध्यान दीजिएगा, जो मार्केट गैप है उसको ये नहीं डिफाइन करता है। एक बाजार खंड जो कम या बिल्कुल सेवा नहीं है, नहीं, एक बाजार जो संतृप्त तक पहुंच चुका है, बोलते हैं एक मार्केट जो रीच चुका है सेचुरेशन पर, और घटती हुई मांग वाला बाजार, ये भी नहीं होगा। एक बाजार जो नहीं, मैच्योरिटी। अंतर क्या चीज़ है सबसे अच्छा? इसका अंतर है, ये होगा, ये बी वाला ही ऑप्शन सही है इसका। डी और सी ठीक नहीं है, तो बी वाला ही सही होगा। बोला एक बाजार खंड जो कम या बिल्कुल सेवा नहीं है, मतलब बहुत, बोलता है मार्केट सेगमेंट दैट इज अंडर सर्व्ड और नॉट सर्व्ड एट ऑल, जो बहुत ज़्यादा सर्व नहीं कर रहा उसी को मार्केट गैप बोलते हैं। मार्केट गैप मतलब मार्केट में जो गैप बन रहा है, जैसे मार्केट सोच रहा है कि हम ऐसा डिमांड होगा, मान लो मार्केट 100 रुपये का डिमांड कर रहा है और आप यहाँ 30 रुपये का, जो गैप बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, सर्विस नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपका गैप बन रहा होगा। अगर आप मार्केट में लगातार प्रोडक्ट बेचते रहेंगे तो ऐसा थोड़ी कि इतना गैप बन जाएगा कि 100 की जगह 30 बिकेगा। आप भी बेचोगे, अच्छा खासा बेचोगे। तो मार्केट जो गैप बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि मार्केट में आप प्रेजेंट नहीं और सर्व नहीं कर पा रहे हैं। उद्यमिता अवसर क्या है? व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी? उद्यमिता अवसर है कि एक एंटरप्रेन्योर्स को अनुकूल परिस्थिति में, जो फेवरेबल सिचुएशन होता है, उसमें अपने बिजनेस को आगे लेके जाना और बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। तो उद्यमिता अवसर क्या है? व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी? तो बोलता है अनुकूल परिस्थितियों का एक सेट जो एक नए उत्पाद या सेवा को आवश्यकता को पैदा करता है और उसे बेचने में मदद करता है। A favorable set of circumstances that creates a need for a new product or services। ऐसे सच सिचुएशन जहाँ पे नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए ऑप्शन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे अवसर की प्रमुख विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर्स ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी? एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का क्या विशेषता है? तो उच्च प्रारंभिक लागत एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में है। दूसरा क्या है? लो मार्केट डिमांड, नहीं, उच्च प्रारंभिक लागत भी गलत है, लो मार्केट डिमांड भी गलत है। बाजार के रुझानों के साथ संरेखन करना, यानी अपने आप को जोड़ लेना बाजार के ट्रेंड के साथ। बाजार के ट्रेंड के साथ अगर अपने आप को जोड़ लेते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। बाजार अनुसंधान क्या है? व्हाट इज मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च, जब आप अपॉर्चुनिटी लाते हैं, अवसर देखते हैं, कोई हमको लगा कि एक मौका है, तो हम लोग सबसे पहले बाजार में जाके क्या करते हैं, अनुसंधान करते, रिसर्च करते, ढूंढते हैं कि क्या ये जो हम सोच रहे हैं, जो मेरा आइडिया है, जो मेरे पास अवसर आ रहा है, क्या ये सही है? अगर इसमें कुछ कमी है तो हम लोग जाके मार्केट रिसर्च करके ढूंढ के लाते हैं। तो मार्केट रिसर्च का मतलब होता है बाजार के बारे में जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना और फिर इस बात का निर्धारण करना कि वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का निर्धारण करना, ये कहलाता है मार्केट रिसर्च। ये कहलाता है मार्केट रिसर्च।
आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमिता अवसर का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। बोलता है इसमें से कौन है जो एक इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल है। तो बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धा, हाई कंपटीशन इन द मार्केट, उद्योगों में तकनीकी प्रगति, तो दूसरा ऑप्शन ही होगा। एक उद्यमिता अवसर का एग्जाम्पल है, एक इंडस्ट्री में कैसे अपॉर्चुनिटी आता है, तो भैया टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहा है जो मार्केट में जो चेंज आ रहा है, इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है वो इसमें आएगा। उद्यमिता अवसरों की पहचान करने का पहला कदम क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी को पहचानने का सबसे पहला कदम क्या है। शॉर्ट विश्लेषण करना, एक व्यापार योजना विकसित करना, बाजार अनुसंधान करना और विचार उत्पन्न करना। तो एक अपॉर्चुनिटी को तब हम पहचानते हैं जब हम आइडिया जनरेट करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी को तब हम पहचानते हैं जब क्या होता है, आइडिया हम लोग जनरेट करते हैं। जब तक आइडिया जनरेट नहीं करेंगे एक अवसर को नहीं पहचान पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इंटरप्रेन्योर्स कौन है, तो इंटरप्रेन्योर्स वह है जो जोखिम लेता है। उद्यमी वह है जो जोखिम लेता है। बोलता है उद्यमी कौन है, हु इज इंटरप्रेन्योर्स, तो उद्यमी वह व्यक्ति है जो एक व्यावसायिक अवसर की पहचान करता है। मतलब इंटरप्रेन्योर्स वह पर्सन है, इट इज़ अ पर्सन हु डिस्कवर या हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। इंटरप्रेन्योर्स वह पर्सन है जो अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, अवसर की पहचान करता है। पहला बात, आवश्यक संसाधनों का आयोजन करता है, जो नेसेसरी रिसोर्सेस होने चाहिए, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, उसका जुगाड़ करता है। एक नए उपक्रम को शुरू करता है, नए बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क उठाता है, जोखिम लेता है। ध्यान रखिएगा सब कुछ। और उसके साथ साथ इनोवेशन का काम करता है, नया प्रवर्तन का काम करता है, बाजार में नए विचार लाता है, नए सर्विसेज लाता है। तो एक इंटरप्रेन्योर्स वह है जो 4 काम करता है। देखिए क्या क्या 4-5 काम है। पहला, अवसर की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा बोलता है कि हम आवश्यक संसाधनों का आयोजन करना, कलेक्शन ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज। तीसरा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरप्राइजेज, नए उपक्रम को स्थापित करना, रिस्क लेना, टेकिंग रिस्क एंड इनोवेशन। ये 4-5 काम जो पर्सन करता है वो इंटरप्रेन्योर्स है। तो इंटरप्रेन्योर्स इज अ पर्सन हु जनरेट, सबसे पहले हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, दूसरा है जनरेट आइडिया, उसके बाद है टेकिंग रिस्क, उसके बाद है बोलता है इनोवेशन का काम करता है, नए इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करता है और साथ ही साथ क्या करता है, नेसेसरी जो रिसोर्सेस है उसका अरेंजमेंट करता है। नेसेसरी रिसोर्सेस का क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। एक परियोजना दीर्घकाल में कब सफल होती है। बोलता है व्हेन डज अ प्रोजेक्ट बिकम सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन। एक प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में दीर्घकाल में कब सक्सेस होता है, तो परियोजना दीर्घकाल में तभी सफल होती है जब यह पर्यावरण के सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं के साथ संगत हो। मतलब है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो सक्सेस कब होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट तब सक्सेस होता है जब वो बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे कंपोनेंट्स को फुलफिल करता है। बिजनेस स्टडी में पढ़े होंगे कि बिजनेस के 5 इन्वायरमेंट होते हैं, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो जब किसी बिजनेस के 5 इन्वायरमेंट को अगर हम फोकस करते हैं, जब किसी बिजनेस के 5 इन्वायरमेंट को हम फोकस करते हैं, तब लॉन्ग टर्म में हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, सक्सेस हो जाता है, हमारा बिजनेस क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। तो अगर लंबे समय में अपने बिजनेस को सक्सेस करना है तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके सारे एलिमेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को आपको मानना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। एक उद्यमी की दृष्टि और रचनात्मकता अवसर को पहचानने में कैसे मदद करती है। हाउ डू विजन एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी सेंसिंग का मतलब क्या है कि जो मार्केट में अवसर आ रहा है, अवसर समझते हो मौका जिसको बोलते हैं, मार्केट में जो अवसर आ रहा है उसको सेंस करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन मौका आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कि आपको मौका आपके हाथ में पहुंच जाएगा। आपको मार्केट जाना होगा, लोगों से डिस्कशन करना होगा, मार्केट स्टडी करना होगा, मार्केट सर्वे करना होगा, तब आपको मौका दिखेगा कि ये एक मौका है और फिर आप वहाँ बिजनेस अपना कर सकते हो। जैसे ओला, क्या लगता है ओला का मालिक को कोई मौका दिखा होगा तभी ना ओला जैसा कंपनी खोल दिया। एक मौका दिखा होगा कि यार हम जब जहाँ जाते हैं वहाँ गाड़ी नहीं मिल पाती है, हम जो गाड़ी चाहते हैं वो गाड़ी नहीं मिल पाती थी। दिखा कि यार ये बहुत बड़ा गैप है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा समस्या इंडिया के अंदर है गाड़ियों की, ऑथेंटिकेशन नहीं है। मान लिया हम जिस गाड़ी में बैठे उसका ड्राइवर हमको कहीं लेके चल जाएगा, डरते हैं कि पता नहीं कहाँ लेके चल जाएगा, कहीं अनजान जगह लेके चल गया तो रात में आप डरिएगा किसी भी अनजान गाड़ी पर बैठने में, पता नहीं कहाँ लेके चल जाएगा, लूट लेगा तो क्या करेंगे। बहुत सारी समस्या है, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम है इंडिया का और ढूंढ लिया कि हम ऑथेंटिक ड्राइवर देंगे। जो ड्राइवर देंगे, हमारी गाड़ी अगर रहेगी तो ऑथेंटिक ड्राइवर रहेगा,
कोई दिक्कत है? ऑथेंटिक ड्राइवर हम देंगे और ऑथेंटिक ड्राइवर जो होगा वो बिल्कुल सही काम करेगा, आपको सही जगह ले जाएगा। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ कर भी देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ऑथेंटिक ड्राइवर के साथ। इसलिए आपके पास हम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड ड्राइवर देंगे, प्लस आप जहाँ गाड़ी चाहेंगे। पहले क्या होता था कि आपको घर से निकल के गाड़ी जहाँ लगी है स्टैंड वहाँ जाना पड़ता था, अभी उल्टा हो गया, आपके घर तक गाड़ी पहुँच जा रही है, ये ओला आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, समझोगे अवसर को, तभी ना उसके बारे में जो है कुछ काम कर पाओगे। तो अवसर सबसे पहले समझना पड़ेगा। वही लिखा है कि एक उद्यमी की दृष्टि से रचनात्मकता अवसर को पहचानने में कैसे मदद करती है। तो जब आप कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी ना, तब आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पाओगे। जबकि आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पाओगे, आप अवसर को पहचान पाओगे कि क्या मार्केट में अवसर मिल रहा है, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। तो पहचानने में मदद कौन करता है? क्रिएटिविटी करता है, रचनात्मकता करता है। कौन करता है? क्रिएटिविटी करता है। क्रिएटिविटी आपको पहचानने में क्या करता है? मदद करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब लिखा है, क्या उद्यमी बिना दृष्टि और रचनात्मकता के अवसर को पहचान सकता है? कैन एन एंटरप्रेन्योर सेंस अपॉर्चुनिटी विदाउट विजन एंड क्रिएटिविटी? तो नहीं। जब तक उसके पास कोई विजन नहीं रहेगा, जब तक उसके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, वो अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं सकता। जब तक उसके पास विजन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तब तक वो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी को पहचानना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, उसके अंदर विजन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। बात करते हैं। अब आगे लिखा है, समस्या और अवसर को परिभाषित कीजिए। डिफाइन प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। एक समस्या एक बाधा या चुनौती है जिसे संबोधित या हल करने की आवश्यकता होती है। एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम को पूछ रहा है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए और अपॉर्चुनिटी को। तो भाई प्रॉब्लम को ही पहचाना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं पहचानेंगे, आप अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान सकते। तो जैसे अभी आपको बताया ना, ओला वाला एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को ढूंढा, उसके बाद उसको जैसे प्रॉब्लम समझा, वो उसको एक अवसर मिल गया कि यार ये तो मौका है, यहाँ पे अपना धंधा कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आया, एक आ गया, तो ना अभी देखो फ़ोन पे की बात कर लो, ये प्रॉब्लम देखा और आने वाले समय में कितना बड़ा सॉल्यूशन है बताइए। हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम होता था चेंज का, कि चेंज पैसा नहीं भैया, आज कितना आसान हो गया। चेंज पैसा नहीं होने के कारण दुकानदार चॉकलेट पकड़ा देता था, कोई सामान पकड़ा देता था, बहुत टेंशन होता था यहाँ कैसे दें। 27 रुपया, उसके पास भी चेंज नहीं, मेरे पास भी चेंज नहीं। आज आसान पड़ गया कि आप तुरंत फ़ोन पे कर देते हैं। अब पहले बताइए, कोई भिखारी को भी बोलता था आदमी, नहीं है पैसा चेंज नहीं, बोलता फ़ोन पे मारिए, चेंज नहीं। तो अब वो भी फ़ोन पे ले रखता है अपने पास स्टिकर चिपका के। मतलब अब ऐसा कर दिया है कि जो समस्या लोगों की थी, उस समस्या को कोई बिजनेसमैन अवसर में बदल दिया कि यार प्रॉब्लम तो है और यहाँ धंधा हम कर सकते हैं, यहाँ एक बिजनेस हो सकता है। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और तब आप अवसर को पहचान पाइएगा। प्रॉब्लम को पहले ढूंढिए, जब आप समस्या को ढूंढेंगे, समस्या को झेलेंगे, तो वहाँ एक अवसर आपको ज़रूर दिखेगा। और अवसर हर व्यक्ति नहीं देख सकता है। हर व्यक्ति अगर अवसर देखने लगेगा तो हर व्यक्ति बड़ा बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। अवसर सबके पास बराबर ही है, इसी वातावरण में वो मौका है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति, जो समझदार होता है, जो इनोवेटिव आइडिया रखता है, कुछ नया सोचता है, उस अवसर को कैच करके बिजनेस में कन्वर्ट कर लेता है। और हम लोग तो जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, हम लोग को भी सामने वो अवसर था, हम लोग भी सोच सकते थे, लेकिन हम लोग सोचे नहीं क्योंकि इनोवेशन हम लोगों के अंदर नहीं था। एक उद्यमी देश के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता? हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? किसी भी देश को
डेवलप करने में एक एंटरप्रेन्योर्स कैसे रोल प्ले करता है। तो याद रखना कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, वो अपना डेवलपमेंट के चक्कर में देश को नहीं भूलता। वो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को या देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, बर्बाद करके वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि उसका एक ही एम है, हाउ टू अर्न मच एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर्स अपने देश के सोशल, अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल, ये सब फैक्टर्स को देखता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे देश को नुकसान हो। तो इस बात को ध्यान रखता है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर जो है किसी भी देश के इकोनॉमिक एक्सलेरेटर होता है। एक्सलेरेटर समझते हैं, गाड़ी में होती है एक्सलेरेटर, जिसको हम लगाते हैं तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में जो एक्सलेरेट करने का काम करता है, जो उसको ग्रोथ देने का काम करता है, जो स्पीड बढ़ाने का काम करता है, वो एक एंटरप्रेन्योर्स है। एंटरप्रेन्योर्स किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही जो है मदद करता है, सबसे बड़ा है। देखिए लिखा है, उद्यमी रोजगार सृजित करता है, किसी भी देश के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। आप देखिए ना, ओला कितना नौकरी दिया बताइए, टाटा रिलायंस इतना दिया जितना ओला दिया। कितना ड्राइवर को नौकरी दे रखा है, कितना ड्राइवर को मालिक बना दिया, नौकरी देना छोड़ दो, कितना ड्राइवर को मालिक बना दिया, कितने ड्राइवर नौकरी में हैं। अच्छा, जहाँ वो ओला वाला गाड़ी तेल लेता होगा वहाँ नौकरी है, जहाँ वो अपना पंचर बनाता होगा, सर्विसिंग करता होगा, वहाँ नौकरी है। कितना जॉब क्रिएट करके रखा है। अब उसी तरह से अगर हम बात कर ले ओला के अलावा स्विगी की, तो स्विगी कितना डिलीवरी बॉय रखा है, अमेजन कितना डिलीवरी बॉय रखा है। तो ये लोग जो होते हैं वो रोज़गार ज़्यादा सृजित करते हैं बाकी लोगों की तुलना में। तो जो जॉब एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, उससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बेरोजगारी घटती है, और साथ वस्तु और सेवाओं का डिमांड बढ़ता है। और साथ ये लोग क्या करता है, इनोवेशन, हमेशा कुछ नया लेकर आता है, और नया लेने से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और उसके इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन जो बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ता है। उससे हमारे देश के लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट पहुंचते हैं, सप्लाई अच्छा होता है। तो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है किसका, एक एंटरप्रेन्योर्स का। मूल विचार को अवसर में बदलने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बेसिक आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। एक बेसिक आइडिया है, उसको आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा कि बेसिक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर आइडिया आपके पास आता है जो बेसिक आइडिया कैसा कर सकते हैं, आज का नौजवान लड़का लोग के मन में बहुत आइडिया आता है कि सर ये कर सकते हैं, ऐसा भी धंधा करेंगे, हम ये वाला धंधा करेंगे। तो जो आइडिया आता है उस आइडिया को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलोगे। तो सबसे पहले आप आइडिया जो आपके पास आ रहा है उससे रिलेटेड डिटेल स्टडी अगर करोगे तो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी उसी आइडिया में से आपको मिल जाएगा कि हम ऐसा करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बोलता है कि जो आइडिया है, अब इसको एक लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे मन में जो आइडिया आ रहा है उसी आइडिया को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में। तो बोलता है विचार की स्कैनिंग कीजिए करके। स्कैनिंग मतलब समझ रहे हो, जो मैं आइडिया है उसको स्कैन करेंगे, डिटेल स्कैन समझते हो, स्कैनर, डिटेल में जाके स्टडी करेंगे कि मेरे आइडिया में से कहाँ मौका मिल सकता है। तो हम अपने आइडिया को, अपने विचार का पूरा स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करके मूल विचार को अवसर में बदलने के प्रयास करेंगे कि भाई। तो यहाँ बोल रहा है कि जब भी एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आइडिया का स्कैनिंग करते हैं और फिर उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। और ये सब व्यक्ति नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, जिसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये सब अगर आपके अंदर रहेगा तभी आप अपने आइडिया को कन्वर्ट कर पाएंगे अपॉर्चुनिटी में। पर्यावरण स्कैनिंग का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब है पर्यावरण को डिटेल में स्टडी करना, समझना। मैग्नीफायर समझते हो ना, मैग्नीफायर, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए मैग्नीफायर का जरूरत पड़ता है। उसी तरह हमारे आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे मौके हैं, उस मौके को देखने के लिए आपको मैग्नीफायर का जरूरत पड़ेगा। और मैग्नीफायर तब आएगा जब आप स्कैनिंग करोगे। क्या आएगा, जब आप इन्वायरमेंट को, पूरे पर्यावरण को स्कैन करोगे, डिटेल में जाके चेक करोगे कि छोटे छोटे दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें। इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते समय दो तरह के एलिमेंट्स को हमको देखना पड़ता है। एक होता है माइक्रो एलिमेंट जो दिखाई नहीं देगा, और एक होता है मैक्रो एलिमेंट। तो मैक्रो एलिमेंट सब देखता है, सब लोग इसको जानता है, लेकिन माइक्रो एलिमेंट नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको दोनों स्कैनिंग करना है कि कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स है और कौन कौन से मैक्रो एलिमेंट हैं जहाँ पे हम अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। तो स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है पर्यावरण का गहन जांच करना। देखिए लिखा होगा, पर्यावरण स्कैनिंग का अर्थ है पर्यावरण में विद्यमान विभिन्न कारकों को सावधानीपूर्वक
जांच करना, इसलिए स्कैनिंग का अर्थ होता है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी कारकों को समझना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स केयरफुली एग्जामिनिंग द वेरियस फैक्टर्स एग्जिस्टिंग इन द एनवायरमेंट। केयरफुली एग्जामिन करो, जो भी आपके एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो सारे को केयरफुली अगर एग्जामिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और कहीं से मौका दिख रहा है तो एनवायरमेंट स्कैनिंग होता है। सामाजिक वातावरण व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज द सोशल एनवायरमेंट अफेक्ट द बिजनेस? तो भाई हम लोग समाज में ही रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं और समाज का अगर सोच है तो उससे बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो जो सोसाइटी जैसा सोचता है, समाज जैसा सोचता है, क्योंकि बिजनेस जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है वो बेचेगा किसको? समाज को। तो समाज जैसा सोचता है वैसे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बोलता है समाज व्यवसाय का आधार है, किसी भी बिजनेस का बेस सोसाइटी है। अगर सोसाइटी नहीं रहेगा तो बिजनेस क्या, किसको सामान बेचेगा? व्यापारी को समाज में रहने वाले लोगों के स्वाद, प्राथमिकता के बारे में जानना चाहिए। हर व्यापारी ये समझे कि भाई जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका टेस्ट कैसा है, उनका थिंकिंग कैसा है, सोच कैसा है, कैसे वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, क्या उनका इनकम लेवल है। इन सब बातों का ध्यान एक व्यवसायी को रखना चाहिए कि समाज में रहने वाले लोगों का इनकम क्या है, लोगों का सोच कैसा है, उसके हिसाब से वो अपने बिजनेस को डिज़ाइन करेगा तो उसका बिजनेस क्या होगा? सक्सेस करेगा। आगे है पर्यावरण क्या है और पर्यावरण स्कैनिंग क्यों जरूरत है? तो पर्यावरण तो समझ गए। पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास में फैले हुए आवरण जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण मतलब हमारे बिजनेस के आसपास में फैले हुए फैक्टर्स, फैले हुए पूरा का पूरा जो सिनारियो है जो हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण स्कैनिंग क्यों ज़रूरत है? तो पर्यावरण अगर हम स्कैनिंग नहीं करेंगे तो हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो स्कैनिंग करना पड़ेगा। अगर हमको अपॉर्चुनिटी, मौका ढूंढना, अवसर ढूंढना है तो स्कैनिंग करना पड़ेगा। बाजार अनुसंधान क्यों किया जाता है? व्हाट इज मार्केट रिसर्च? तो मार्केट रिसर्च किया जाता है मार्केट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए। बाजार अनुसंधान किया जाता है बाजार से बहुत सारी जानकारियों को लाने के लिए बाजार अनुसंधान करते हैं। बाजार अनुसंधान उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विसेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मार्केट रिसर्च किया जाता है, जो पहले से बाजार में मौजूद होते हैं, जो पहले से बाजार में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अनुसंधान उद्यमों को नए विचारों के बारे में भी जानकारी देता है। जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो नया आइडिया भी लेकर आता है जिसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी प्रोडक्ट का है, ये सब के बारे में हमको जानकारी मिल जाता है। आगे क्वेश्चन है कि नवाचार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? तो इनोवेशन का मतलब था कुछ नया बनाना, समथिंग न्यू। नया, नवाचार का मतलब होता है नए विचार। नवाचार वह प्रक्रिया जिसमें रचनात्मकता विचारों को व्यावहारिक और मूल्यवान उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं में लागू किया जाता है। यानी जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है उसको हम प्रोडक्ट के अंदर लेकर आते हैं, उसको हम सर्विसेज के अंदर लेकर आते हैं। तो जब आप अपने रचनात्मक विचार, जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसको प्रोडक्ट में, सर्विसेज में लेकर आते हैं तो ये कहलाता है इनोवेशन, नवाचार। बोलता है इनोवेशन इज द प्रोसेस इन विच क्रिएटिव आइडिया आर इम्प्लीमेंटेड इनटू प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो मेरे पास क्रिएटिव आइडिया है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? वैल्यूएबल प्रोडक्ट और वैल्यूएबल सर्विसेज में और प्रोसेसेस में। बोलता है कि विचार क्षेत्र को परिभाषित किया। डिफाइंड आइडिया फील्ड। तो आइडिया फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है, एक स्पेशल ऐसा एरिया है जहाँ पे आप आइडिया जनरेट कर लेते हैं और जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को देख के आप आइडिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है, समस्या अवसर को जन्म देती है। कथन की टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल सही है, जब प्रॉब्लम होगा तभी अपॉर्चुनिटी होगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। तो यस, ये बिल्कुल सही है कि जो प्रॉब्लम है वही अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करता है। बताइए, एक समस्या नहीं आती किसी के साथ तो वो कोई न कोई मतलब नहीं बोलते आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता है तभी तो आविष्कार हो रहा है। तो जब प्रॉब्लम है तभी आइडिया जनरेट होगा, तभी हम लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाएंगे, तभी हम लोग अवसर को ढूंढ पाएंगे। तो यस, आप जब तक प्रॉब्लम को नहीं जानेंगे तब तक कोई जो है उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप लोग अभी सुन रहे होंगे एक होटल्स, यो होटल्स करके खोला है। ये क्या था इसको प्रॉब्लम? ये जब जाता था एग्ज़ाम देने के लिए ना, जब इंजीनियरिंग कर रहा था एग्ज़ाम देने जाता था तो बेचारा को बहुत परेशानी होती थी। एक किसी शहर में गया, कलकत्ता में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद याद एग्ज़ाम से पहले वाला रात में गया, होटल ढूंढ रहा है। उस होटल में गया, भैया रूम खाली, बोला ना खाली नहीं, भर गया। फिर होटल में जा रहा है, बहुत परेशान होता था। बोलता एक रूम लेने के लिए बहुत परेशान, खाली होटल खाली वाला नहीं, हमारा बजट भी तो देखना पड़ेगा। अब होटल खाली है लेकिन बोलता है 1500 रुपये, 1500 मेरे पास है ही नहीं। अब सब होटल घूम रहा है, इसका रेट मतलब जिस रेट में ही लेना चाह रहा वो रेट भी नहीं मिल रहा है, और होटल भी जिसमें रेट कम है उसमें होटल बुक है, जिसमें नहीं है उसमें रेट ज़्यादा है।
तो ऐसे में ये सोचा कि इतना परेशान हम हो रहे हैं तो सब लोग होता होगा, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ पे सारे होटल्स को इनरोल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जहाँ पे कस्टमर घर बैठे देख सकता है कि रेट क्या है, प्राइस क्या है, खाली है कि नहीं है, तुरंत बुक कर सकता है आसानी से। तो बताइए, एक बंदा अगर ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जिसके जरिए आप रेलवे स्टेशन में जैसे उतरेंगे 10 मिनट रुकिए और सारे होटल्स इस एरिया के जो लोकेशन नियरेस्ट में है उसके बारे में, अच्छा उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, सारा डिटेल, लोकेशन, सब कुछ आपको पता चल गया, आसानी से उस होटल में चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जब प्रॉब्लम होता है तभी आइडिया आता है। तो ये प्रॉब्लम इस लड़के के साथ हुआ था और तभी आइडिया इसके मन में आया और इसने क्या किया, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया और आज हमारे जगह पे ऐसा होटल्स का पूरा चैनल बना दिया। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो जितना वेरी शॉर्ट में हम पढ़ाएं, वेरी शॉर्ट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पढ़ा दिए, 14 क्वेश्चन पढ़ा दिए, इस सब को कॉम्बो करके लॉन्ग में और वेरी शॉर्ट में डाला हुआ है। तो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो कॉम्बो है, तो इसलिए इधर हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, जितना आपको बताया गया वो काफ़ी है, आप इसको कीजिए। ये हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर का कंप्लीटेशन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए नया सिलेबस में क्या पूछेगा कोई जानकारी, तो हम लोग पूरा का पूरा डाल रहे हैं और पुराना भी इसमें मिक्स था, पुराना और नया को मिक्स करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप ये दिमाग में मत बैठाओ कि कौन नया है कौन पुराना है, आप पढ़ते चले जाओ, ठीक है। 4 से 5 सेट, 3 से 4 सेट देंगे, नहीं कम से कम 10 से 12 वीडियो जाएगा, रगड़ के बनाइए, रगड़ के पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं एग्जाम में। और ये पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन पे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन पे इसको अपलोड कर देंगे। तो आप अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें अच्छी बात है, नहीं रखें तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो फ्री स्टडी मटेरियल, यार कि बहुत बच्चा बोलता है नहीं डालें आप, अरे नहीं डाले कैसे नहीं, हज़ारों बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सही प्रोसेस नहीं पकड़ोगे और बोलोगे नहीं डालें, आप वीडियो को देखोगे समझोगे तब ना, तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे, वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू।